हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 10। तो अब हम इसे ख़त्म करेंगे। क्लास 7th एनसीईआरटी लास्ट चैप्टर है। जो भी बच्चे हैं क्लास 7th के उनके लिए यूज़फुल है और कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें लाइफ बताई गई है डेजर्ट में। अब डेजर्ट कैसे होते हैं? डेजर्ट दो तरह के होते हैं, एक कोल्ड होता है, एक हॉट होता है। जो कोल्ड डेजर्ट होता है जैसे कि लद्दाख, जो हॉट डेजर्ट है जैसे कि रेगिस्तान वाला रीजन, और जैसे कि आपका सहारा का रेगिस्तान। तो सबसे पहले हमें क्या बताया, पानी का लाइफ में कितना ज़्यादा अहमियत है ना। बिना पानी के हम लोग कैसे रह सकते हैं। लेकिन कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस होते हुए भी, हार्श कंडीशंस होते हुए भी टेम्परेचर हाई है, फिर भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे रहना सीख लिया है, कॉप अप कर लिया है। ठीक है, तो डेजर्ट जो होते हैं एरियाज़ के, हम उनको डिस्कस करेंगे। डेजर्ट का मतलब क्या है अगर कोई पूछे तो? जहाँ पर बारिश नहीं होती है। सेंटी वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन बहुत कम, ना के बराबर। बारिश बहुत कम होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है और दो तरह के हो सकते हैं, हॉट या कोल्ड। फिर इसके बाद सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में देखेंगे। सहारा रेगिस्तान, सहारा अफ्रीका में है। ये लगभग 11 देशों तक फैला हुआ है। अफ्रीका के नॉर्थ अफ्रीका के वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि भारत का एरिया ही 3.2 है। मतलब भारत से तो कितना, ट्वाइस ऑफ इंडिया से ज़्यादा बड़ा है ये सहारा। जो सहारा रेगिस्तान है 11 देशों से टच होता है। देशों के नाम लिखे हैं। अब आपको पता है जब भी हमारे माइंड में डेजर्ट आता है तो डेजर्ट मतलब सैंड हम सोच लेते हैं। सहारा डेजर्ट जो है वहाँ पर सैंड तो है ही, साथ ही ग्रेवल प्लेन्स और प्लेटूज़ भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्लेटू भी है, पठार भी है वहाँ पर, और कुछ ग्रेवल प्लेन्स भी है। ग्रेवल प्लेन्स का मतलब है कि जो सैंड है वो मोटी वाली होती है, थोड़ी रॉकी टाइप, वो वाला। ठीक है, एक बार फोटो देख लेना, गूगल पे डाल के पता लग जाएगा। और प्लेटू भी है। ये जो रॉकी सरफेस है लगभग 2500 मीटर हाइट पर है। मतलब प्लेटू है ना वहाँ पे, तो प्लेटू की वजह से हाइट बताई गई है। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो रेगिस्तान है सहारा, उसका क्लाइमेट कैसा है। गर्म है, ऑफ कोर्स सी बात है। बहुत सूखा है, शुष्क हवा है बिल्कुल ही, बारिश ना के बराबर, बहुत शॉर्ट रेन होती है। स्काई क्योंकि बारिश ही नहीं होती तो बादल कैसे होंगे, बादल ही नहीं है तो बारिश कैसे होगी, सिंपल सी बात है। और मॉइस्चर जो होता है एवेपोरेट होता है बहुत ही फास्ट, और इतनी गर्मी होती है, लगभग ये लगा लो 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर टेम्परेचर चला जाता है वहाँ पर। और जिसकी वजह से आप देखोगे और जो हीट है वो ऑब्जर्व हो जाती है रेत में। वहाँ इतनी गर्मी होती है कि यू कांट वॉक बेयर फुट, और यू कांट वॉक, स्पेशलाइज्ड मेरे ख्याल से शूज़ लगेंगे वहाँ तो वॉक करने के लिए भी। 50 डिग्री यू कैन इमेजिन। रात में क्योंकि क्लाउड्स तो है ही नहीं, जब क्लाउड्स ही नहीं है मतलब आसमान साफ़ है। आसमान साफ़ है तो जो सन का इंसोलेशन था वो रेडिएट बैक हो जाएगा ना रात को बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि बादल ने रोका ही नहीं उसे। इसलिए टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है, अचानक से शून्य पे पहुंच जाता है। ये बिल्कुल वही पॉइंट है जैसे कि हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस करा था कि बादल नहीं होंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा जो हमारी हीट है निकल जाएगी, वरना हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं ये बादल भी। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि देखो अल अजीजा जो है सहारा में, अल अजीजा एक जगह है, वहाँ पर टेम्परेचर 57 डिग्री देखा गया था 1922 में। सोचो कितना हाई टेम्परेचर है। फिर अब हम बात करेंगे फ्लोरा फोना की। वेजिटेशन क्या है, तो वहाँ कैक्टस मिलता है, डेट मिलता है, पाम्स, एसेशिया। कुछ जगहों पे ओएसिस भी पाए जाते हैं। ओएसिस का मतलब होता है जो गड्ढा होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी मिलेगा आपको। ये गड्ढा कैसे बना, जो रेत है, एक सेकेंड,
मान लो ये रेत थी, रेत उड़कर किसी जगह पर चली गई, इकट्ठी हो गई, तो जहाँ से ये रेत गई है वहाँ तो गड्ढा बन जाएगा ना। उस गड्ढे में हो सकता है अंडरग्राउंड पानी हो, वो सरफेस पे दिखने लग जाएगा। हो सकता है बारिश या कोई और रीज़न रहा हो जिसकी वजह से यहाँ पानी आ गया हो ह्यूमिडिटी से। तो वैसे ही जो रेत उड़ के चली गई ना, तो यहाँ गड्ढा बन जाएगा, और ये गड्ढा जो है इसी को कहते हैं ओएसिस। ठीक है, ओएसिस। तो यहाँ पर अगर ओएसिस होते तो वहाँ पर लोग जो है खेती वगैरह जैसे पाम वगैरह उगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ के जानवर कौन से, तो कैमल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियो, बिच्छू, जैकाल, हाइनास, फिर स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये यहाँ पर मेन एनिमल स्पीसीज हैं। लोगों की बात करते हैं। लोग जो है यहाँ पर रहना सीख चुके हैं। इनहैबिटेड बहुत लोग यहाँ पे रहते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जैसे बेदुइन्स एंड तुआरिग्स, बेदुइन एंड तुआरिग्स, ये जो ग्रुप है ये नॉर्मैडिक है। ये लोग अपने लाइव स्टॉक को लेकर पालन पोषण करते हैं, रियर करते हैं, बदले में उनसे दूध उनकी चमड़ी वगैरह लेते हैं, उनसे बेल्ट, स्लीपर, वाटर बॉटल बनाते हैं, उनके बालों से कारपेट, मैट, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स, ये सब बनाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो भारी कपड़े पहनते हैं ताकि अपने आप को यहाँ तूफ़ान से, जो रेतीला तूफ़ान है उससे बचा सके, और गर्म हवाओं से। ओएसिस जो है सहारा में आपको देखने को मिलेगा, साथ ही नाइल रिवर जो है इजिप्ट में। इसकी वजह से वहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है क्योंकि पानी है, और थोड़ी बहुत कृषि भी देखने को मिलेगी, एग्रीकल्चर लाइक राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सब भी उगा लेते हैं। इजिप्ट का तो कॉटन बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो नाइल रिवर के पास है। ऑयल की डिस्कवरी भी हो गई है अब इस रीजन में, रेगिस्तानी रीजन में, जिसकी वजह से कुछ देशों को फ़ायदा भी हुआ है और सहारा ट्रांसफॉर्म होने लग गया है, और काफ़ी मिनरल्स भी पाए गए हैं क्योंकि ये प्लेटू भी है, इसलिए यहाँ पर कुछ मिनरल्स भी मिले हैं, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीज, यूरेनियम, जिसकी वजह से उस जगह की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। जो कल्चरल व्यू है अगर सहारा को देखें वो भी बदल रहा है। अब लोग जो हैं वहाँ पर घूमने, ट्रैवल के लिए भी आते हैं। अब वहाँ पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, टावर देखने को मिलते हैं, मस्जिद के बदले हाईवेज बन गए हैं, और ट्रक वहाँ पर सामान लेकर चलते हैं, ना कि कैमल्स का यूज़ किया जाता है। वहाँ फॉरेन टूरिज़्म आ रहा है, तो जो टुआरेग्स थे उन लोगों ने गाइड बनने का काम स्टार्ट कर दिया, लोगों को बताना, और काफ़ी लोग तो जो नॉर्मेडिक लोग थे वो लोग शहरों में चले गए हैं नौकरी की तलाश में, ऑयल और गैस के फॉर्मेशन में, ऑपरेशन में जो कंपनीज लगी हुई हैं वहाँ पे नौकरी की तलाश में। अब बात करेंगे हम लोग लद्दाख की। ये अब तक हमने गर्म रेगिस्तान का डिस्कशन करा था, अब हमें लद्दाख की बात करनी है। लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है, हिमालय में देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पे। ये काराकोरम रेंज और ज़ांस्कार माउंटेन के बीच में है। काराकोरम रेंज और जास्कर माउंटेन के बीच में है। जास्कर माउंटेन और काराकोरम माउंटेन के बीच में देखने को मिलता है। कई रिवर्स भी बहती है, उनमें से मेन रिवर जो है वो इंडस रिवर है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो वैली बनाती है और गोर्जेस बनाती हुई चलती है। कुछ ग्लेशियर्स भी मिलते हैं लद्दाख के अंदर, जैसे कि गांगरी ग्लेशियर। मतलब ये सब वर्ड्स ना याद रखने वाले हैं, ठीक है। जो एल्टीट्यूड है लद्दाख का वो 3000 मीटर है कारगिल से, और 8000 मीटर है इन काराकोरम। मतलब जो लद्दाख है वो बहुत हाइट पे है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा ठंडा है और ड्राई है। यहाँ की एयर बहुत पतली होती है, जैसा कि आपको पता ही है। हाइट पे हमेशा हाइट बढ़ेगी, हाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जो एयर है, एयर का प्रेशर है, एयर का डेंसिटी कम हो जाती है ना। हवा जो है उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, तो इस वजह से अगर आप ऊपर जाओगे तो सन की डायरेक्ट रेस, क्योंकि एयर ही पतली है तो सन भी आपको चुभने लगेगा। सन बहुत ही ज़्यादा गर्मी कर सकता है, ठीक है। और इसलिए बताया गया 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है समर्स के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे -30 तक हो जाता है, क्योंकि एयर पतली है
एयर पतली है तो भैया जब ठंड होगी तो वो भी बहुत ही तगड़ी होगी, है ना। और अगर गर्मी होगी, धूप निकलेगी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है। वहाँ बारिश भी बहुत ही कम है, लगभग 10 सेंटीमीटर होती है हर साल। ये जो एरिया है यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं और आपको ठंडी हवा और गरम गरम सनलाइट अच्छे से महसूस हो सकेगी। जैसे इन्होंने बताया है, अगर आप वहाँ पर धूप में बैठ जाओगे अपने पैर खोलकर, पैरों को धूप की अगर पैरों को आप शेड में रखोगे तो हो सकता है आपको सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट दोनों सेम टाइम पर हो। मतलब पैरों को छाया में रखोगे तो हो सकता है सन स्ट्रोक भी हो जाए और फ्रॉस्ट बाइट भी हो जाए। सूरज इतना तेज़ होता है कि आपको सन स्ट्रोक हो सकता है और मतलब अच्छे से महसूस होगा। आप देखना, मतलब आप गए हो तो आप देख सकते हो। और अगर अपनी हाफ बॉडी या हाथ या कोई भी पार्ट उसको आप बिल्कुल शेडो में रखोगे तो आप महसूस करोगे बिल्कुल ही लाल लाल सुन्न हो गया है। फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है फ्लोरा एंड फोना। यहाँ पर क्या पाया जाता है? इतनी शुष्कता है, सूखा है, जिसकी वजह से वेजिटेशन तो बहुत ही ना के बराबर है। बस घास के कुछ कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं जहाँ पे एनिमल्स चर लेते हैं, ग्रेज कर लेते हैं। यहाँ पर विलोज एंड पॉपुलर्स बहुत ही फेमस वैलीज़ हैं, ग्रोव्स हैं, बहुत ही फेमस। मतलब कि आप इसको ट्री मान लो, वहाँ के ट्रीज़ वगैरह मान लो जो टेम्परेट रीजन के होते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया गया समर में यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे आपको। एप्पल्स, एप्रीकोट्स, वॉलनट्स, ये सब कुछ फ्रूट्स हैं। एप्पल्स, एप्रीकोट्स, वॉलनट्स। कुछ स्पीसीज़ भी है बर्ड्स की जो कि लद्दाख में देखने को मिलती है, उनका नाम दे रखा है। और ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड हैं। इनमें से जो एनिमल्स है लद्दाख के, उनमें कुछ है डॉग्स, याक, शीप, गोट। एनिमल्स का यूज़ आप समझ ही सकते हो, मिल्क के लिए, मीट के लिए, हाइड्स के लिए, मतलब उनकी स्किन के लिए यूज़ किया जाता है। याक का दूध वहाँ पे मक्खन, चीज़, बटर वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। हेयर्स जो होते हैं शीप के, गोट के, वहाँ पे वुलन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब वहाँ के लोगों की बात की गई है। लद्दाख में जो लोग हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट है। कुछ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी जो टूरिज़्म के प्लेसेस हैं। उन्हें गोम्पास कहा गया है। देखो ये टर्म ना याद रखना, लद्दाख की जो लोग हैं उनके कुछ गोम्पास हैं जो घूमने के लिए हैं। कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज जैसे हैमीज, थिक्सी, शे, लामा यूरू, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। समर के टाइम पे लोग जो है वहाँ पे थोड़ी बहुत खेती भी कर लेते हैं। क्लाइमेट जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, लेकिन फेस्टिवल्स वगैरह में लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं। और पूजा पाठ में महिलाएं बहुत हार्ड वर्किंग है, घर के अलावा अपनी खेत के काम या कोई दुकान खोल के बैठ जाती है, बिज़नेस कर लेती है। कैपिटल ऑफ लद्दाख जो है वो रोड से भी कनेक्टेड है और एयर से भी। नेशनल हाईवे 1A जो है लद्दाख की कैपिटल को कश्मीर वैली से जोड़ता है, जोजिला पास से, ठीक है। इसके बाद है मेजर एक्टिविटी टूरिज़्म ही है। बाहर से इंडिया से भी लोग आते हैं, मतलब इंडिया के अंदर से और बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए, उनके गोम्पास को और ग्लेशियर्स को, फेस्टिवल्स के लिए। आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन की वजह से लद्दाख भी काफ़ी चेंज हो गया है। बाकी हमें बताया गया है कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है लद्दाख में, जैसे पानी और फ्यूल की कमी है, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत ही ध्यान से इनका यूज़ करते हैं, केयर के साथ, कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। वहाँ के लोग नेचर के साथ बैलेंस बनाकर जीना सीख चुके हैं। तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम बॉक्सेस देख लेते हैं। देखो मनाली और लद्दाख हाईवे जो है वो 4 पासेस से जो 4 पासेस से गुजरता है। रोहतांग, बारालाचा, लुंगालाचा, तांगालाचा, ये सारे जो पासेस हैं इनको याद करना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेह हाईवे जो है वो इन 4 पासेस से गुजरता है, जो कि बिटवीन जुलाई एंड सितंबर ही खुलते हैं। बाकी अब थोड़ा बहुत सरकार कोशिश कर रही है इसको ऑल सीज़न के लिए, जैसे कि रोहतांग टनल बना दी गई है, टनल्स वगैरह बनाकर, ठीक है। और
मोनास्ट्री का फ़ोटो दिखा रखा है आपको। क्रिकेट बैट जो है सबसे बढ़िया जिस वुड से बनते हैं वो विलो ट्रीज़ की होती है। इसके बाद चीरू या तिब्बतन एंटीलोप एक एनिमल है जो कि अब एक एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये जो है इसका शिकार किया जाता था इसके ऊन के लिए। इसका ऊन बहुत फेमस है। इसके ऊन का नाम है शहतूश, जो कि वजन में हल्का होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। लद्दाख जो है उसको खापा चान के नाम से भी जाना जाता है, मतलब स्नोलैंड। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स है। द्रास जो होता है उसका मतलब द्रास जो होता है एक कोल्डेस्ट एरिया है, कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है जो कि लद्दाख में है। लद्दाख 2 शब्दों से बना है, ला और दाख। ला मीन्स पास और दाख मीन्स देश, मतलब पासेस का देश। इसके बाद है डिप्रेशंस। डिप्रेशंस जैसे मैंने बताया हवा चलती है, सैंड उड़ा के ले जाती है तो एक डिप्रेशन गड्ढा सा बन जाता है जिसमें अंडरग्राउंड वाटर सरफेस पे आ जाता है। इसे ओएसिस कहते हैं। ओएसिस फॉर्म हो जाते हैं। इसके आसपास लोग फर्टाइल एरिया जो होता है वो फर्टाइल हो जाता है। पीपल यहाँ पर आकर बस जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, इन वाटर बॉडीज़ के आसपास, और कुछ ना कुछ कृषि वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी ये जो ओएसिस होते हैं बहुत बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है मोरक्को वाला। इसको आप देख सकते हो तैफिलालेट है ना। इसको आप गूगल करना देख सकते हो, बहुत ही बड़ा है ये। साइंटिस्ट ने स्केलेटन्स पाई है मछलियों की इस रीजन में जो सहारा रेगिस्तान है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है यहाँ पे कभी फिशेस भी थी, पानी था, समुद्र था, यहाँ पर भी कभी रिवर्स थी, यहाँ पर भी कभी हरियाली थी। ठीक है, तो जैसे एक और चीज़ बताई गई है कि सहारा जो था कभी ना कभी ग्रीन प्लेन एरिया था। वहाँ पर जो गुफाएं मिली हैं उनसे पता लगता है यहाँ पे क्रोकोडाइल भी थे, पानी भी था, एलिफेंट भी थे, लॉयन भी थे, शीप भी थी, कैटल भी थी, ऑस्ट्रिचेस, जिराफ, सब एनिमल्स थे। लेकिन क्लाइमेट अचानक से चेंज हुआ और आज हॉट एंड ड्राई रीजन बनकर रह गया है। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट वो सूखा एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है या एक्सट्रीमली लो होता है और वहाँ वेजिटेशन नाम मात्र की होती है, रेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने अपना पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। आप देख सकते हो एक एक पॉइंट को हमने पढ़ा, ओएसिस के बारे में जाना, सब कुछ देखा और लद्दाख वाला रीजन भी देखा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। यूजीसी नेट एस्पिरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स वाले, चाहे टीचिंग के बच्चे हों, ज्योग्राफी पढ़ने में जो इंटरेस्टेड हो, क्लास 7 के स्टूडेंट हो, हर बच्चे के लिए ये क्लास बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये बेसिक समझा रही है और इतने बेसिक अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जिनको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।